हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई, मैं आज आपके लिए पेपर लाया हूँ। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का जो पेपर है कॉमर्स वालों के लिए। बहुत काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि भाई सर, कॉमर्स की तैयारी करा दीजिए। तो मैं 2021 का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन आएगी, मैं आपको डिटेल से बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आएंगे, जो भी आपने लैंग्वेज चॉइस कर रखी, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, ठीक। और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के, यानी कि उसमें स्टैटिक जीके आ जाएगी, करंट जीके आ जाएगी, ओल्ड जीके आ जाएगी। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है भाई। सुबह की मीटिंग में पेपर आपका, यानी कि एक दिन में 2 पेपर होने हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो 6 जुलाई को पेपर एग्ज़ाम होना है, ठीक है भाई। जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे, जो टोटल रीजनिंग के चैप्टर, हर एक चैप्टर में से एक का 2-2 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हो गए आपके। और 50 क्वेश्चन हो गए आपके मेन सब्जेक्ट के, यानी कि जिसने हिस्ट्री से बीए कर रखी है तो वो हिस्ट्री डाल लेगा, जिसने इंग्लिश से कर रखी है तो वो इंग्लिश से करेगा, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ मैं कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है, यानी कि जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम कर रखी है, तो उनके लिए मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ, जो सेकंड पेपर में मेन सब्जेक्ट रखता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। और आपसे एक गुजारिश हो रहा है भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी 2021 2000 मेरे पास जो भी पेपर है 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, इनके 2015 से 2021 तक के जो पेपर है उनकी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा हर दूसरे तीसरे दिन। और जो अलग से मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी 50 क्वेश्चन नंबर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और आपको ये भी बताता चलूँगा साथ ही साथ में कि किन किन बुकों से आपके मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। और शेयर कीजिए इस चैनल को और कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर में दे दूँगा, तो उस पर आप पूछ सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। जो पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ऋण पत्रधारी होते हैं, ठीक है भाई। ऋण पत्रधारी होते हैं, ऑप्शन क्या है भाई। पहला ऑप्शन है कंपनी के स्वामी, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के ग्राहक, तीसरा ऑप्शन है कंपनी के लेनदार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, ठीक, उसको ये चैप्टर आपको देखो, इसका जो आंसर है वैसे तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, कंपनी के लेनदार। ये आपका इंटर में से भी मिल जाएगा। इंटर की जो बुक है उसमें जो चैप्टर है एक तो है कंपनी के शेयर्स, ठीक, और एक है ऋण पत्रों का निर्गमन वाला चैप्टर। या बीकॉम में से, बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को उसमें से भी मिल जाएगा, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर में से। या तो इंटर की बुक से तैयारी कर लो या बीकॉम फाइनल ईयर का जो कॉरपोरेट अकाउंट है उसमें से तैयारी कर लो, उसमें से आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा जो आपके 50 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि शुरू के 50 क्वेश्चन जो सेकंड पेपर में आएंगे वो रीजनिंग के होंगे, और फिर अगले 50 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट के होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 52, सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग पर ब्याज दे सकती है, ठीक है भाई। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आपका जो शेयर्स वाला चैप्टर है, यानी कि शेयर्स वाला जो डिबेंचर यानी कि अंशों का आहरण वाला चैप्टर है, निर्गमन वाला, उसमें से आपका ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। देखो दोनों चैप्टर आगे पीछे के हैं, ठीक है। तो आपको या तो इंटर से तैयारी कर लो इस चैप्टर की, या बीकॉम फाइनल का जो कॉरपोरेट अकाउंट है उससे तैयारी कर लो। तो आपका
सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग पर जो ब्याज होता है वो होता है भाई 12%। कितना होता है? 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ये बात क्लियर होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने मतलब सिंपल, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि सारा इंटर बेस और ग्रेजुएशन बेस, इससे ऊपर वो पूछता नहीं। सारा इंटर बेस और ग्रेजुएशन बेस का ही आपका पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 53, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको मैं बता दूं भाई, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या तो भाई 2 हो जाएगी। ठीक, इसने बात करी है अधिकतम संख्याओं की। जो अधिकतम संख्या है उसमें होती है 50। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। साझेदारी में अधिकतम संख्या हो जाएगी भाई 50। तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक कंपनी के निदेशक बनने के लिए एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिए। अब देखो क्या प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन ए कारोबार लाइसेंस, ऑप्शन बी निदेशक का लाइसेंस, ऑप्शन सी TIN, ऑप्शन डी DIN। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी। ठीक भाई, DIN, यानी कि केंद्र सरकार से निदेशक का पहचान पत्र। क्या हो जाएगा भाई? ये पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? पहचान पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक कंपनी का निदेशक बनने के लिए केंद्र सरकार से क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? पहचान पत्र हो जाएगा, यानी कि DIN प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, सामान्यतः मुद्रा बाजार में लेन देन की अवधि होती है। जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 1 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 2 वर्ष से अधिक। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 वर्ष से कम की अवधि होती है मुद्रा बाजार में लेन देन की। ठीक है भाई, 1 से कम। अब इसमें कितना समय दे रखा है ये नहीं कह सकते भाई। 1 वर्ष से कम का समय हो सकता है, वो 11 महीने भी हो सकता है, 10 महीने भी, 9 महीने, 6 महीने भी, कितना भी समय हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 56, यदि प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये, शुद्ध क्रय 7,000 रुपये, मजदूरी 2,500 रुपये, भाड़ा 500 रुपये, अंतिम रहतिया 15,000 रुपये, तो बेचे गए माल की लागत होगी। तो आपको मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 56 में जो बेचे गए माल की लागत में यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? इसमें आपको निकालनी है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजिस प्लस भाड़ा यानी कि कैरिज, और माइनस हो जाएगा इसमें से भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजिस प्लस कैरिज। ठीक है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की राशि निकल कर आ जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि भाई इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितनी दे रखी है भाई? 10,000 रुपये दे रखी। 7,000 रुपये हमारे पास क्या है भाई? शुद्ध क्रय यानी कि परचेस है। 2,500 रुपये की हमारे पास क्या है भाई? इसमें मजदूरी है। और भाई 500 रुपये का हमारे पास भाड़ा है। ठीक, ये टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 20,000 की। ठीक, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक के जो 15,000 रुपये है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की राशि बचेगी इसमें 5,000 रुपये। ठीक, तो इसमें इसका जो आंसर है
वो हो जाएगा भाई ए, यानी कि 5,000 रुपये आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की राशि यानी कि बेचे गए माल की लागत जो है वो 5,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कॉल मनी क्या है? कॉल मनी क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, एक दिन अथवा रात भर के लिए उधार दी गई धनराशि। ऑप्शन बी, एक दिन से अधिक लेकिन 3 दिन तक उधार दी गई धनराशि। ऑप्शन सी, एक दिन से अधिक लेकिन 7 दिन तक उधार दी गई धनराशि। ऑप्शन डी, एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिन तक उधार दी गई धनराशि। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसमें जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए। और एक और चीज़ बता दूं, इसमें जो लेकिन है ये निगेटिव शब्द है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में कोई भी निगेटिव शब्द नहीं पूछेगा। एक दिन अथवा, अथवा का मतलब और, एक दिन या रात भर के लिए उधार दी गई धनराशि। लेकिन का मतलब होता है कि भाई इसमें डाउट है, तो लेकिन शब्द जो है वो है निगेटिव शब्द होता है। पर ये पूछ रहा कॉल मनी क्या है? जो कॉल मनी है वो एक दिन अथवा रात भर के लिए उधार दी गई धनराशि, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय क्या है? ठीक है भाई, अब आपको मैं बता दूं पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इसका। पहला ऑप्शन है माल का क्रय, दूसरा ऑप्शन है वेतन, तीसरा ऑप्शन है मशीन क्रय और चौथा ऑप्शन है किराया। देखो आपको मैं बता दूं, जो हमारे पास स्थायी संपत्ति होती है उनको प्राप्त करने में जो खर्च होता है। ठीक है भाई, अब इसमें सबसे पहली बात यह है, इसका क्वेश्चन नंबर वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मशीन क्रय करना। यानी कि हमारे पास जो मशीन है ये फिक्स एसिस्ट है। ठीक, और फिक्स एसिस्ट को प्राप्त करने में जो खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय आता है। क्या होता है? वो पूंजीगत व्यय होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मशीन का क्रय। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर पूछ रहा। ठीक, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तीसरा ऑप्शन है स्थिर पूंजी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको मैं बता दूं जो आपका इसमें आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, आपका इसमें राष्ट्रीय घरेलू आय में यानी कि नेशनल और आपकी जो हाउस इनकम होती है, यानी कि एक तरीके से ये राष्ट्रीय घरेलू आय में जो अंतर पूछ रहा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय है, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, आपको मैं बता दूं इसमें क्वेश्चन नंबर 60 जो है यो इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ठीक है भाई, जो आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है उसमें मांग के नियम जो है उससे चैप्टर है, उसमें से थ्योरी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 60, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होती है तो मांग क्या होगी? अब इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेलोचदार, दूसरा ऑप्शन है लोचदार, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः बेलोचदार और डी ऑप्शन है पूर्णतः लोचदार। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, लोचदार हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जब मांग में परिवर्तन में प्रतिशत की तुलना में अधिक होती है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं? लोचदार कहते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो वो अधिक होती है और ना ही कम होती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोचदार मांग। ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति आप यानी कि चीज़ को आसानी से खरीद सकता है। ठीक है भाई, एक तो यह है कि भाई यानी कि उस कीमत का जो प्राइस है वो ज़्यादा अधिक है, सिर्फ उसको वही खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, लोचदार मांग में वे व्यक्ति आ जाते हैं
जिनका बजट उनके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, फिशिंग का उद्देश्य है। ठीक है भाई, जो फिशिंग होती है, अब इसमें पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मैं बताता हूँ फिर फिशिंग क्या होता है भाई। ऑप्शन ए में क्या कह करा, अनअधिकृत फर्मों से ऋण प्राप्त होना। ठीक है भाई। ऑप्शन बी, संवेदी सूचनाएं जैसे प्रयोक्ता का नाम, पासवर्ड आदि प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है बैंकों से व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना। और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि संवेदी सूचनाएं जैसे प्रयोक्ता का नाम, पासवर्ड आदि प्राप्त करना। इससे क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, कहने का मतलब ये है, आपके पास जैसे एटीएम कार्ड होता है, और कोई फ्रॉड आपसे क्या पूछता है, उनको पासवर्ड बता, उनको आपके पैसे भेज दिए गए हैं, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जालसाजी को प्राप्त करने की जानकारी होती है। ठीक है, यानी कि जिनको बोलते हैं हैकर। क्या बोलते हैं भाई, हैकर। तो हैकर का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास एटीएम कार्ड होता है तो उनसे वे उनके नाम या उसके एटीएम कार्ड का पासवर्ड पूछने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि सूचनाएं देते हैं उनको, भाई आपके खाते में इतने पैसे चले गए। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सी कॉल आती है उनको, भाई आपके खाते में हम 50,000 रुपये भेज रहे हैं, तो आप अपना ये अकाउंट नंबर और अपना पासवर्ड और अपना एड्रेस नंबर बता दीजिए। ठीक है, तो उसमें बहुत से व्यक्ति फंस जाते हैं। तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी अपना किसी भी तरह का कोई भी पासवर्ड ना बताए। तो फिशिंग का उद्देश्य यही होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में बिल बाजार की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका ऑप्शन ए क्या है, वर्ष 1952 में। ऑप्शन बी 1960 में। ऑप्शन सी 1980 में। और ऑप्शन डी 2001 में। आपको मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1952 में बिल बाजार की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। और बिल बाजार में क्या उस टाइम पे क्या था, जब 1952 में बिल चला करा करते, यानी कि हुंडिया। ठीक है, क्योंकि जब उस टाइम पे हुंडिया कटक रही थी, यानी कि किसी पे 3 महीने का बिल लिख दिया, किसी पे हुंडी लिख दी, तो हुंडी किसी उसी मातृभाषा में लिखी जाती, हिंदी में या उसमें मतलब उड़िया भाषा में, तो उसको हुंडी बोलते हैं। तो जो आपका बिल बाजार है वो 1952 में स्थापना हुई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी यानी कि जो बड़े बड़े एग्जाम हैं उनमें ये पूछा जाता है, जैसे पीएचडी का एग्जाम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 63 है आपका, तो इसमें आपका क्या नहीं करता भाई। देखो, रिजर्व बैंक क्या ये कह रहा कि रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है। आपको मैं बता दूं, रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक नोट छापता है, साख का नियंत्रण करता है और सरकार का बैंकर होता है। ठीक, अब इसमें जनता से जमाए स्वीकार करना, क्योंकि आपको मैं बता दूं, रिजर्व बैंक कभी भी जनता से जमा यानी कि उनकी बचत नहीं लेता। कहने का मतलब है, रिजर्व बैंक कभी भी अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति का अकाउंट नहीं खुलवाता, और जब अकाउंट नहीं खुलवाता तो जो आपकी जमाई है यानी कि बचत पैसा है वो नहीं लेता। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, जनता से जमाई स्वीकार करना, ये इस रिजर्व बैंक का काम नहीं होता है। रिजर्व बैंक का काम होता है नोटों का निर्गमन करना, साख का नियंत्रण करना और सरकार के बैंकरों का नियंत्रण करना। ठीक, जनता से उनके पैसे नहीं लेता। ठीक है, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64,
निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है भाई। अब आपको मैं बता दूं कहाँ से है भाई ये, इसका सीधा आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है मुंबई। निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, ये आपका साझेदारी अकाउंट से पूछा गया है भाई। ठीक। आपको कि शुरू के एक क्वेश्चन वो पूछा था कि साझेदारी में अधिकतम संख्या, वो भी पार्टनरशिप में से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 ये भी पार्टनरशिप में से ही है। ठीक है। वसूली खत्ता पूछ रहा है भाइयों, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत खत्ता। दूसरा ऑप्शन क्या है, वास्तविक खत्ता। तीसरा ऑप्शन क्या है, नाम मात्र का खत्ता। और इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं कि भाई इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 30, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाम मात्र का खत्ता। नाम मात्र के खत्ते में वे नाम आते हैं जिनमें मतलब जैसे किराया, ठीक है, खर्चे, जो खर्चे होते हैं वो नाम मात्र के खत्ते में आते हैं। व्यक्तिगत खत्ता जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, और वास्तविक खत्ता होता है संपत्ति से संबंधित। ठीक। तो वसूली जो खत्ता है वो नाम मात्र के खत्ते से आते हैं, क्योंकि इसमें सारे खर्चे लिए जाते हैं। ठीक। इसलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 जो है, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अब आपको बता दूं, निजी कंपनी में जो कम से कम सदस्य होते हैं वो होते हैं भाई कितने, 2। ठीक। कम से कम सदस्य होते हैं 2, और अधिक से अधिक अब संख्या होगी है 200। आपको मैं बता दूं 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। ठीक। और कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना भाई, कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी उस टाइम पे, 50। ठीक। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए 1956 के अकॉर्डिंग निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाएगी भाई 50। ठीक। अब 2013 के अकॉर्डिंग हो जाएगी 200। अगर ना तो 1956 पूछा गया क्वेश्चन में और ना 2013 पूछा गया क्वेश्चन में, और सीधा पूछ दिया कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या सीमित है वो कितनी है, वो 200 पे टिक करोगे आप, 50 पे टिक नहीं करना, क्योंकि आपको 50 भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक। कम से कम निजी कंपनी में 2 और अधिकतम 200। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो आपकी जो सार्वजनिक कंपनी है, ठीक, उसमें कम से कम सदस्य तो है वह 7। ठीक है। और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये भी आपको निजी कंपनी में यानी कि कंपनी अधिनियम में से ही पढ़ने को मिल जाएगा, जो आपका शेयर वाला चैप्टर 19 उसी चैप्टर में से ही मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, इन चीज़ों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है भाई, इकरा लेखा प्रणाली में लाभ तथा हानि का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा भाई, ए। अंतिम तथा प्रारंभ पूंजी के अंतर से इकरा लेखा प्रणाली। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 68, गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रबंध का वेतन, विज्ञापन, ऑप्शन सी भवन का किराया, ऑप्शन डी मशीन विक्रय से हानि। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक भाई, मशीन विक्रय से हानि। गैर परिचालन जो व्यय है, क्वेश्चन नंबर जो 68 था भाई, इसमें इसका आंसर क्या था भाई, आंसर था इसमें सी, मशीन विक्रय से हानि। गैर परिचालन वे व्यय होते हैं जो व्यवसाय में सामान्य संचालन के दौरान नहीं होते, उनको गैर परिचालन व्यय कहते हैं। तो इसलिए मशीन के विक्रय से जो हानि हो रही है, बेचने से हानि हो रही है, ठीक, उसको सामान्य नहीं हो रही है, क्योंकि मशीन तो चला ली हमने, चलाने के बाद बेच रहे, उस पर हानि हो रही, क्योंकि मशीन पर कभी प्रॉफिट होने का ही नहीं, क्योंकि जब आपने मशीन चला ली उस पर तो ह्रास कट नहीं कटना।
ठीक। तो इसलिए मशीन के विक्रय से हानि हो रही है, तो इसलिए गैर परिचालन व्यय होता है ये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 69 मशीन स्थापना की मजदूरी के भुगतान को मजदूरी खाते में नाम किया गया, यह एक अशुद्धि है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 69 कैसी अशुद्धि है? भूल की अशुद्धि है, सिद्धांत की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है, क्षतिपूरक की अशुद्धि है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि जो मशीन की स्थापना यानी कि आपकी मशीन के लगाने में जो मजदूरी का भुगतान किया था वो मजदूरी खाते में नाम कर दी। ठीक। तो ये कौन सी अशुद्धि है? ये होती है सिद्धांत की अशुद्धि यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है भाई। ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एरर हो जाएगा ये। तो इसमें आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कौन सी मद तलपट में डेबिट शेष प्रदर्शित करती है? ठीक। अब देखो डेबिट शेष करती है, ऑप्शन ए क्रय वापसी, ऑप्शन बी बकाया वेतन, ऑप्शन सी विक्रय और ऑप्शन डी पूर्वदत्त व्यय। आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, जो पूर्वदत्त व्यय है वो तलपट का डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 71 स्टॉक आवर्त अनुपात किस प्रकार का अनुपात है? ठीक। तो आपको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लाभदायकता, ऑप्शन बी शोधन क्षमता, ऑप्शन सी क्रियाशीलता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी क्रियाशीलता, जो स्टॉक का आवर्त है। अब स्टॉक के आवर्त में क्या होता है भाई? बेचे गए माल की लागत तथा स्टॉक औसत स्टॉक के मध्य का जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? क्रियाशीलता अनुपात कहते हैं। ठीक। यानी कि बेचे गए माल की लागत और औसत स्टॉक के बीच का जो अंतर होता है उसको क्रियाशीलता अनुपात कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 72 संपत्ति की उधार खरीद किसमें लिखी जाती है? ठीक है भाई। संपत्ति की उधार खरीद किसमें लिखी जाएगी? अब आपको मैं बता दूं, ये लिखी जाएगी मुख्य रोजनामचा में यानी कि आपका जनरल लेखे में, यानी कि जो जनरल अकाउंट होते हैं उसमें आपकी एंट्री होएगी इसकी संपत्ति की उधार खरीद की। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? एक कंपनी ने 12 लाख का भवन खरीदा जिसके लिए 2 लाख रुपए का नकद भुगतान कर दिया। शेष राशि के लिए 10 रुपये वाले समता अंश 25% प्रीमियम पर दिए। ठीक। निर्गमित अंशों की संख्या होगी, निर्गमित संख्यों की संख्या होगी। आपको मैं बता दूं, जब 12 लाख का भवन था तो भाई आपको 12 लाख में से आप 2 लाख रुपए घटा दो तो आपके पास 10 लाख रुपए की अमाउंट बचेगी। ठीक है भाई। फिर ये कह रहा कि देय राशि और अंशों का निर्गमित मूल्य है। ठीक। क्या कह रहा भाई? ये कह रहा 10 रुपये वाले समतांश है जिसका 25% प्रीमियम है। तो 10 रुपये का आप पहले 25% निकाल लो तो आपका आ जाएगा 2 रुपये 50 पैसे। तो आप 10 रुपये में 2 रुपये 50 पैसे प्रीमियम जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे। ठीक। जब 12 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे तो आपके पास कितना शेष बचा था भाई? आपके पास शेष बच रहा था 10 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख में से 2 लाख रुपए नगद दे दिए। ठीक। अब आपकी अमाउंट हो जाएगी 12 रुपये 50 पैसे। 10 लाख को 12 लाख 50 रुपये से आप भाग करोगे तो आपके पास आ जाएगी 80,000 रुपये की अमाउंट। क्या आ जाएगी भाई? 80,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। यानी कि ये आपके आगे निर्गमित संख्याओं की संख्या, यानी कि कितने अंशों की संख्या, यानी कि
इशू की है इसने, कितने अंश निर्गमित करे हैं, वो करे हैं इसने 80,000 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, एक मशीन की लागत है 1,26,000 रुपये। ठीक है, कितनी है भाई? 1,26,000 रुपये। मशीन का अनुमानित जीवन काल कितना है भाई? 6 वर्ष, और अवशिष्ट मूल्य है 6,000 रुपये। स्थायी विधि के अनुसार ह्रास की दर क्या होगी? ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम जो मशीन की लागत है 1,26,000 रुपये, इसमें से हम माइनस कर देंगे 6,000 रुपये, तो कितना बचेगा? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 को 6 वर्ष से भाग कर देंगे तो आपकी राशि आ जाएगी 20,000 रुपये। कितनी राशि आ जाएगी? 20,000 रुपये आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना? स्थायी विधि के अनुसार ह्रास की दर निकालनी। ठीक है भाई, अब जब ह्रास की दर निकालनी तो देखो 20,000 रुपये तो आपकी ह्रास की दर आ गई थी, यानी कि ह्रास की अमाउंट आ गई थी, गुना 100 भाग 1,26,000 रुपये। आप इसको सारे को कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 15.87। आप भाग करके देख लेना, इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया भाई ये चीज। क्वेश्चन नंबर 75, एक तलपट में निम्न सूचनाएं दी गई है। ठीक है भाई, एक तलपट में निम्न सूचनाएं दी गई है। क्या कह रहा? डूबत ऋण 3,000 रुपये, डूबत ऋण आयोजन 3,500 रुपये, देनदार 4,000 रुपये। अन्य सूचनाएं इस प्रकार है। डूबत ऋण आयोजन देनदारों का 10% बनाना है और लाभ हानि खाते में लिखी जाने वाली राशि कितनी होगी? ठीक है भाई, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। देखो भाई, जब बैलेंस तलपट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टू की साइड काम करते हैं, यानी कि डेबिट साइड काम करते हैं, तो क्या करते हैं? डूबत ऋण, यानी कि पहले तो हम लिख लेते हैं देखो जो आपकी बैड डेब्ट्स है वो कितनी है भाई? देखो बैड डेब्ट्स आपकी है 3,000 रुपये। ठीक, 3,000 रुपये तो ही होगी। देनदार कितने हैं भाई? 40,000 रुपये है। इसका आप 10% निकाल लोगे तो 4,000 रुपये आपकी अमाउंट ये हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी भाई टोटल अमाउंट आपके पास? 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक, इसमें से क्योंकि आपकी डूबत ऋण की अमाउंट ज़्यादा है और डूबत ऋण यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की अमाउंट आपके पास कम है, तो इसलिए आप ये 3,500 रुपये आप घटा दोगे। ठीक, तो आपके पास जो शेष बचेगा, यानी कि लाभ हानि खाते में जो राशि लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 3,500 रुपये, यानी कि इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह हम इसमें डूबत ऋण की राशि, बैड डेब्ट्स की राशि निकाल लेंगे, यानी कि कितनी राशि हमारे पास इसमें शेष बचेगी। क्वेश्चन नंबर 76, मुद्रा बाजार में लेन देन होता है। ऑप्शन ए सरकारी कोषों का, ऑप्शन बी अल्पकालीन कोषों का, ऑप्शन सी मध्यकालीन कोषों का, और ऑप्शन डी दीर्घकालीन कोषों का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका आंसर हो जाएगा बी अल्पकालीन कोषों का। जो मुद्रा बाजार में लेन देन होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म होते हैं। यानी कि एक तो होते हैं आपका लॉन्ग, ठीक, और एक आपका होता है शॉर्ट। ठीक, तो इसमें जो आपकी वो होती है लेन देन जो होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, यानी कि कम समय के लिए होगा। दीर्घकालीन होती है 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, और जो अल्पकालीन होती है वो होती है 3 वर्ष या 5 वर्ष से कम की। ठीक, उसको अल्पकालीन बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपकी मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, यानी कि बीकॉम वालों के लिए, ठीक, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर देख ले।
कि भाई किस तरह आ रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी। अब इसी तरह पहले मैं आपके जो जो मेरे पास पेपर है मैं उस पेपरों का एनालाइज आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन की तैयारी मुझे कहाँ से करनी है। ठीक, साथ ही साथ मैं ये भी बुक बता दूंगा किन किन बुकों में से आपको ज़्यादातर तैयारी करनी है। ठीक है भाई। तो और बाकी जो मेरे पास नोट्स है, ठीक, उस नोट्स से भी मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। ठीक है भाई। तो चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है, भारतीय मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी सेबी के द्वारा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक के द्वारा। आपको मैं बता दूं, जो भारतीय मुद्रा का नियंत्रण करता है वो करता है रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है भाई। और आपको हाई स्कूल की या सॉरी इंटर की बुक होगी बैंकिंग की बुक में से आप ये मुद्रा वाला चैप्टर पढ़ लेना, तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। या अगर आपके पास हाई स्कूल की बुक हो, ठीक, उसमें चैप्टर हो गए बाद में रिजर्व बैंक वाले, ठीक, जहाँ भी रिजर्व बैंक वाले चैप्टर हो गए वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो यानी कि ये चीज़ें आपको बीकॉम में से भी मिल जाएगी। ठीक है। तो इंटर और बीकॉम का ही सिलेबस होता है, बाकी सिलेबस नहीं होता। ठीक है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का नियंत्रण होता है भाई। ठीक, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, औद्योगिक बैंक ऋण प्रदान करते हैं। देखो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन बैंकिंग में से ही लिया गया है। ठीक, तो बैंकिंग के चैप्टर में से आप देख लेना, आपको सारे एनालाइज इंटर ग्रेजुएशन में से ही मिल जाएगी आपको। ऑप्शन डी औद्योगिक बैंक ऋण प्रदान करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या करते हैं भाई? अल्पकालीन के लिए करते हैं, दीर्घकालीन के लिए करते हैं, या मध्यकालीन के लिए करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, जो औद्योगिक उद्योग को चलाने के लिए जो लोन लेते हैं बैंक से, वो लेते हैं दीर्घकालीन के लिए। किसके लिए लेते हैं भाई? दीर्घकालीन के लिए लेते हैं। तो भाई जो औद्योगिक बैंक ऋण होते हैं वो दीर्घकालीन के लिए होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक भाई। तो इसमें इसका आपका आंसर हो जाएगा बी 1964 में। कब हुई थी भाई? 1964 में हुई थी। ठीक है। ये आपको सारे आपकी बुक में से मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ भी बीकॉम की बुक में जो है, एक आपकी बुक है इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, आपकी जो बुक है बिजनेस इन्वायरमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर की, ठीक, आपके पास मॉडल हो या बुक हो, उसमें से आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स में से। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? ठीक, तो इसकी जब कोई यानी कि किसी की डिमांड ऋणात्मक हो रही है, ठीक, तो कुल उपयोगिता भी घट जाएगी उसकी। ठीक, क्योंकि वो जब घट रही है तो भाई बढ़ेगी कैसे? ठीक है, तो उसकी उपयोगिता भी घट जाएगी। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इकोनॉमिक्स में से है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 भी इकोनॉमिक्स में से ही लिया गया है। ठीक भाई। गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढालान, यानी कि मांग जो दो चैप्टर है, मांग और मांग का वर्क, ठीक भाई, उनमें से ये आपका चैप्टर लिया गया है। तो इसमें जो आपकी क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धनात्मक। ठीक है भाई। बुक का नाम भी बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। चैप्टर नंबर आपका तीसरा चौथा है मांग और मांग की लोच। ठीक भाई, मांग के नियम और मांग की लोच, इन दो चैप्टर की तैयारी कर लेना, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82,
निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बाजार कीमत पर जीएनपी यानी कि ग्रोस नेट प्रॉफिट में। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? ठीक है भाई, तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स में से ही है भाई। ठीक, इकोनॉमिक्स की बुक में से ही है ये भी आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 84, क्वेश्चन नंबर आपका 85 भी इकोनॉमिक्स में ही है, यानी कि 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 83 है इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 84 एकाधिकार के अंतर्गत फर्म, एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में एकाधिकार से। ठीक है भाई, पढ़ लेना उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है इसमें आपका बी, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 85 एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, कीमत विभेद। क्या हो जाएगा भाई? कीमत विभेद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 86 कंपनी के अंशधारकों का दायित्व होता है। ठीक है भाई, तो आपका जो क्वेश्चन 86 है, कंपनी के अंशधारकों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 87 आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता? किस मद को शामिल नहीं किया जाता? ये हस्तांतरण प्राप्तियां, यानी कि जो ट्रांसफर रिसीवर होते हैं ना, उसको आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं शामिल किए जाते। क्योंकि अनुमान में क्या शामिल किए जाते हैं? अनुमान में शामिल किए जाते हैं खर्चे, कि सरकार के यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसके खर्चे कितनी हो रहे हैं और इनकम कितनी हो रही है। ठीक, यानी कि प्राप्ति नहीं शामिल करते। एक तो किराया, कि किराया कितना लग रहा, मिश्रित आय यानी कि कंबाइंड इनकम कितनी हो रही है, अतिरिक्त लाभ यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। जो शामिल नहीं करने का वो आपका हस्तांतरण प्राप्तियां नहीं करने का, यानी कि आपको कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक, कितना रिसीव हुआ है। गवर्नमेंट हमेशा अपनी इनकम और अपने खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर, जो आपके खर्चे होते हैं बस उनको देखता है। ठीक, इन दोनों में जो अंतर होता है कि जो प्राप्त होती है, कितना इन प्राप्त हुआ, उसको नहीं लेने का ये। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान संतुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? आंसर ए सही हो जाएगा। चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगतियाँ, ठीक भाई, जो भी त्रुटियां है उनको ले लेगा ये। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट में से, भुगतान वाला चैप्टर है एक, उसमें से इसकी थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का दायित्व है? अब कौन सा दायित्व है भाई? ठीक है, बैंक का जो दायित्व होता है वो होता है भाई जमा राशि। ठीक, जमा राशि होता है बैंक का दायित्व करना, बाकी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियामक प्राधिकरण है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आता है वो नाबार्ड से संबंधित आता है। ठीक, ना तो केंद्र सरकार से आता है, ना उत्तरदायी बैंक से आता है, ना राज्य सरकार से आता है। ठीक, इसका जो आता है वो आता है नाबार्ड से। ठीक, नाबार्ड बैंक होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, यानी कि लोन देना उनको,
समय समय पर लोन प्रोवाइड कराना, वो नाबार्ड बैंक का कार्य होता है। ठीक, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप जो बैंकिंग की बुक है उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इंटर की जो बैंकिंग की बुक है। ठीक है भाई, उसमें आप पढ़ लेना क्षेत्र ग्रामीण बैंक के बारे में, किस कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में समाशोधन गृह का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक के द्वारा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको इंटर की बुक में से मिल जाएगा। ठीक भाई, समाशोधन गृह यानी कि आपको बैंकिंग के जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि रिजर्व बैंक के धोरे, यानी कि रिजर्व बैंक के आसपास के जो क्वेश्चन है, समाशोधन गृह का एक चैप्टर है उसमें आपको ये मिल जाएगा, समाशोधन गृह कौन नियंत्रण करता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित हुई थी। ठीक भाई, भारतीय बैंकिंग के बारे में पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा, भारतीय बैंकिंग, तो वो हुई थी भाई 1949 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 93, बैंकिंग व्यवसाय जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो बीकॉम फाइनल ईयर की जो बुक है ई कॉमर्स। ठीक भाई, आपको मैं बता दूं, जो अभी फ़िलहाल न्यू सिलेबस जारी या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे पेपर दे रहे हैं ई कॉमर्स, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक भाई, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ई बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 93 का सी, ई बैंकिंग है, और ई कॉमर्स में से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 94 भी ई कॉमर्स से ही पूछा गया। जो बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है या जो उनके पास बुक थी ई कॉमर्स की या रिफ्रेशर था, स्वाति रिफ्रेशर का, उसमें पढ़ लेना। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार क्या है भाई, नेक्स्ट डेक है भाई। क्या है भाई, नेक्स्ट डेक। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर सी है, नेक्स्ट डे। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई 1971 में। कहाँ हुई थी भाई, 1971 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी नेक्स्ट डेक के अनुसार। और सन था 1971 में। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार 1971 में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 95, प्रारंभिक रहतिया 50,000 रुपये है, अंतिम रहतिया 60,000 रुपये है, बेचे गए माल की लागत 2,20,000 रुपये है। ठीक है भाई, और तो रहते का आवर्त अनुपात पूछ रहा, तो रहते का आवर्त अनुपात जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना। अब कैसे है भाई, इसका जो फॉर्मूला है रहते का आवर्त अनुपात, बेचे गए माल की लागत अपॉन औसत रहतिया। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई हमें, प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया कितना है भाई, प्रारंभिक रहतिया हमारे पास है भाई, सॉरी, प्रारंभिक रहतिया है हमारे पास 50,000 प्लस अंतिम रहतिया है हमारे पास 60,000 और इसके बटे 2। ठीक है भाई, तो कितना है भाई, 1,10,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 1,10,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 55,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 55,000 रुपये। और बेचे गए माल की लागत हमारे पास है, कितनी है भाई, 2,20,000 रुपये। 2,20,000 को आप 55,000 से भाग कर दियो तो आपका आ जाएगा 4 गुना। कितना आ जाएगा भाई, 4 गुना। तो इसलिए इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 96, बाजार कीमत पर जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी का संबंध है। ठीक है भाई,
तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ए, उत्पादन लागत पर जीएनपी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 97, जब आरबीआई व्यापारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का इसमें आपको हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट। ठीक है भाई। रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं जब बैंक अपनी ब्याज दर घटाता है। ठीक भाई। रेपो रेट यह है जब वो छोटे का अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए जब लोन देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, यानी कि उस पर जो ब्याज वसूल करता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 98, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज होता है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर होता है वो हो जाएगा आपका बी, पूंजीगत व्यय। ठीक भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है स्टार्टिंग में, स्थायी यानी कि स्थायी संपत्ति को खरीदने में कौन सा खर्च होता है, तो पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है। तो दोबारा सा क्वेश्चन इसी तरह रिपीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 99, ए और बी साझेदार है, ए बी सी, और इनका अनुपात इस प्रकार है भाई 4-3-2 के, और डी को शामिल करा और उसका जो नया हिस्सा है वो है 1/8। अब आपको मैं बता दूं 1 - 1/8 यानी कि 7/8। ठीक भाई। तो इन तीनों का नया अनुपात निकालना इसके अकॉर्डिंग, 4-3 7 और 2 9। ठीक भाई। तो भाई 4/9 और गुना 7/8, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक ऊपर की गुना और नीचे नीचे गुना, 7 चौक 28 9 8 72। ठीक भाई। तो पहला अनुपात हो जाएगा 28, दूसरा 3/9 और गुना 7/8 यानी कि 21। ठीक। दूसरा हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि, ठीक है भाई। तो अनुपात जो आएगा 28 अनुपात 21 और अनुपात 14, यानी कि आपका अनुपात और लास्ट जो अनुपात है वो हो जाएगा भाई 1/8 गुना कितना है भाई, 9/9, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी। ठीक। 28 आएगा, 21 अनुपात आएगा, 14 अनुपात आएगा, 9 अनुपात आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा इस तरह। ठीक है भाई। इस तरह अनुपात निकाल लेंगे तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है इसमें वो आंसर है भाई इसमें ये बी, XYZ का अनुपात ये है। 1/8 के लिए हिस्सा बनाया गया है किसको, ए को। पहले तो इनका अनुपात निकाल लो, 6 5 11 3 14 यानी कि 14 यानी कि 6/14 अगुना ये हो जाएगा 7/8। ठीक। तो 7 छंग 42, 42 बटे कितना हो जाएगा भाई 112। ठीक। इसी तरह फिर आप इसका निकाल लोगे 5/14 तो 7/14 7/8 तो 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 7 छंग 42, 7 पंजे 35। ठीक भाई। और 7 या 21, तो इसलिए इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे भाई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक भाई। तो 50 क्वेश्चन का ये समावेश था। अगली वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक भाई।
तो मैं आपकी इसी तरह से पहले तो मैं जो भी पेपर है वो अपलोड करूँगा, ठीक, डेली कल भी एक नया पेपर अपलोड करूँगा। तो आप देख लेना कि किस तरह आपके क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो मैंने नोट्स बना रखे हैं भाई, उसके लिए भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए, ठीक भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।